हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। जिन्होंने भी चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी डाउट आते हों उनको कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था गाउस के नियम के अनुप्रयोग, तो इसमें आज जो अनुप्रयोग है वो अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अब तक बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 और 5 बार आया हुआ है। तो इसको मैं लिख देता हूं वेरी वेरी मोस्ट। क्या है टॉपिक? टॉपिक है अपरिमित। अपरिमित मतलब जिसका कोई आकार निर्धारित ना हो, कितनी भी बड़ी, समरूप आवेशित अचालक परत। कभी कभार तो ये टॉपिक परत के नाम पे आता है और कभी भी ये टॉपिक समतल चादर के नाम से भी आ सकता है। किस किस नाम से आ सकता है ये टॉपिक? अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत या अचालक समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, एक एक चीज को अलग अलग पकड़ें। अचालक का मतलब समझ में आ गया। अचालक का मतलब क्या होता है? जिसको आवेश जहां दिया जाता है वह आवेश वहीं पर स्थिर हो जाता है। दिया गया आवेश उसी स्थान पर विद्यमान रहता है जहां उसे दिया जाता है। ठीक है बच्चों। अब देखें सबसे पहले अपरिमित। अपरिमित तो मैंने मान ली कोई समतल चादर है जिसका आकार अनंत है। कैसा है उसका आकार? अनंत। तो अनंत समतल चादर का मैंने एक भाग ले लिया जिसको नाम दे दिया मैंने ABCD। कोई समतल चादर ले ली ABCD नाम से, और इस समतल चादर पर क्या कह रहा है? ये समतल चादर कैसी है? समरूप आवेशित। तो इस पूरी चादर को मैंने क्या दे दिया? +Q आवेश दे दिया। तो +Q आवेश क्या हुआ? इस समतल चादर पर प्रत्येक बिंदु पर क्या आवेश आ गया? +Q आवेश आ गया। यानी पूरी चादर के प्रत्येक बिंदु पर आवेश का मान कैसा है? एक समान। इसलिए विद्युत क्षेत्र का मान भी कैसा होगा? एक समान होगा। क्या आवेश दिया है? +Q आवेश दिया है। और क्या माना है मैंने? इस प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल है कैपिटल ऑफ A, और इसकी एकांक क्षेत्रफल पर, इस प्लेट के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान सिग्मा है। क्या है आवेश का मान? सिग्मा। किस पर? इस प्लेट के एकांक क्षेत्रफल पर। अब मुझे क्या करना है? इस परत के कारण किसी बिंदु पर, यह प्लेट इस तरीके से है, अब इस प्लेट के कारण किसी बिंदु पर, तो बिंदु कहीं भी हो सकता है। तो मैंने क्या माना कि इस प्लेट का मध्य बिंदु है मध्य बिंदु O, और इस प्लेट के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु है बिंदु P, जिस पर मुझे विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। और विद्युत क्षेत्र का मान जिस बिंदु पर ज्ञात किया जाता है उस पर एकांक धनावेश की कल्पना कर लेते हैं। कर लेते हैं ना? क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि गाउस के जितने भी अनुप्रयोग हैं उन सभी अनुप्रयोगों में दो चीजें निकालनी होती हैं। एक तो निकालनी होती है उसके विद्युत क्षेत्र की दिशा, और दूसरी निकालनी होती है उसके विद्युत क्षेत्र का परिमाण। दो चीजें निकालते हैं। कौन कौन सी?
एक तो विद्युत क्षेत्र की दिशा और दूसरा विद्युत क्षेत्र का परिमाण। ठीक है बच्चों, अब देखें, बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना है इस पूरी चादर के कारण। तो मैंने क्या कर दिया, इसके मध्य बिंदु O से समान लंबाई के दो अल्पांश ले लिए। कौन कौन से? पहला अल्पांश A1 और दूसरा अल्पांश ले लिया कितना, A2। कितने? समान लंबाई पर। और लंबाई क्या मानी? लंबाई मान ली इनकी स्मॉल a। क्या लंबाई मान ली इनकी? स्मॉल a लंबाई मान ली ना। अब A1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालूं तो अल्पांश A1 के डॉट को बिंदु P से मिला दो। मिला दिया। अल्पांश A1 पर प्लस Q आवेश है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर हो गई। E1 आवेश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की दिशा में बाहर की ओर हो गई। परिमाण क्या हुआ? तो परिमाण हो गया E1 बराबर K इंटू बिंदु A1 पर आवेश प्लस Q, बिंदु P पर आवेश प्लस 1 अपॉन क्या होना चाहिए, R² होना चाहिए। ये दूरी A है, इसको लो मिला दो और सिंपल करने के लिए। ये डिस्टेंस A है, ये है R, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अपॉन R², रूट R² प्लस A² का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, KQ अपॉन R² प्लस A²। दिशा क्या हो गई, A1 से P की ओर हो गई ना। सेम एज इट इज निकालते हैं। अल्पांश A2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, तो अल्पांश A2 को बिंदु P से मिला दो। मिला दिया। इस प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, आवेश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की दिशा में बाहर की ओर। और ये लंबाई कितनी हो गई, लंबाई हो गई अंडर द रूट ऑफ R² प्लस A² हो गई ना। अगर मैं ये मानूं कि अल्पांश A1 बिंदु P से या बिंदु P के साथ क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाता है, तो अल्पांश A2 भी कितना कोण बनाएगा, थीटा कोण बनाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। क्यों है समरूप? क्योंकि इनकी तीनों भुजाएं इक्वल हैं। क्योंकि इनकी तीनों भुजाएं कैसी हैं, इक्वल है। नीचे वाले त्रिभुज का कर्ण ऊपर वाले के कर्ण के बराबर है, आधार आधार के लंब लंब के बराबर है, और आधार तो कॉमन है ही, उभयनिष्ठ है। तो दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। और ये क्षैतिज के साथ अगर मान लो इस लाइन को आगे बढ़ा दूं तो अल्पांश E1 क्षैतिज के साथ कोण कितना बनाएगा, ये कोण थीटा है तो शीर्षाभिमुख से ये कोण भी थीटा। और E2 कितना कोण बनाएगा क्षैतिज से, ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब क्या करें, E1 और E2 दोनों कितने कोण पर हैं, थीटा कोण पर। तो इनको घटकों में वियोजित कर दो। जिस भुजा के साथ ये कोण बनाते हैं वो तो हो जाता है इनका क्षैतिज घटक, और जो दूसरा है वो क्या हो जाता है, ऊर्ध्वाधर घटक हो जाता है ना। तो इस भुजा के साथ कोण बना रहे हैं थीटा,
तो ये वाला E2 का घटक क्या हो जाएगा? E2 cos थीटा। और ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा? E2 sin थीटा हो जाएगा ना। ऐसे ही E1 को वियोजित कर दो तो क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा? E1 cos थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा हो जाएगा ना। इस E2 का मान क्या आएगा? E2 का मान क्या होगा? बनाओ तो K A2 पर आवेश क्या है? प्लस Q। बिंदु P पर आवेश क्या है? +1 अपॉन बीच की दूरी क्या है? अंडर रूट R² प्लस A² का होल स्क्वायर है ना। तो आगे सॉल्व करो तो E2 बराबर क्या हो जाएगा? KQ अपॉन R² प्लस A² हो जाएगा ना। और ये हो जाएगा तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी? A2P। दिशा क्या हो गई? A2P। तो हम लोग देखें तो E1 और E2 दोनों के परिमाण बराबर हैं। के हैं? भुजाएं दोनों त्रिभुजों की इक्वल हैं तो E1 sin थीटा का परिमाण और E2 sin थीटा का परिमाण भी बराबर होगा। E1 cos थीटा का परिमाण और E2 cos थीटा का परिमाण भी बराबर होंगे। लेकिन यहां देखूं तो एक ही बिंदु पर E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक ही बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, परिमाण में समान है और दिशा विपरीत है ना। तो क्या करेंगे? एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। क्या कर देंगे? एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त। क्यों? क्योंकि यदि दो बल या दो विद्युत क्षेत्र एक ही बिंदु पर समान परिमाण में एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो वो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। और ये घटक क्या होंगे फिर? ये परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा भी कैसी है? एक समान है। और दिशा एक समान है तो ये परस्पर जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? परस्पर जुड़ जाएंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हुई? डायरेक्शन क्या हो गई इसकी? चादर के लंबवत। चादर के लंबवत। लंब है, लंबवत बाहर की ओर। डायरेक्शन क्या हो गई? चादर के लंबवत बाहर की ओर। जितना बोला है उतनी पूरी थ्योरी लिखने में आएगी और इसको बताना ही पड़ेगा। और यही थ्योरी चलेगी चालक परत के लिए भी। जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो ऐसी तरीके से निकालनी पड़ेगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक बार वीडियो को स्टॉप करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग इसको देखेंगे, समझेंगे और अपने अनुसार थ्योरी लिखेंगे। ठीक है बच्चों? तो हम लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया और उसको समझ लिया। अब यदि हम लोग देखें तो दिशा तो हो गई उसकी परत के लंबवत बाहर की ओर। अब निकालता हूं मैं इसका क्या? परिमाण। क्या निकालते हैं? इसका परिमाण। मैंने आपको क्या बोला था कि भाई जो ये परत है, इस परत का क्षेत्रफल माना था मैंने कैपिटल ऑफ ए, माना था ना।
और इसकी एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान क्या माना था? सिग्मा माना था। पूरे पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो मैं किसकी अवधारणा लगाऊं? पृष्ठ आवेश घनत्व की। तो पृष्ठ का आवेश घनत्व की परिभाषा क्या कहेगी? परिभाषा कहेगी कि सिग्मा बराबर क्या होता है? समेशन ऑफ क्यू अपॉन ए। तो समेशन ऑफ क्यू बराबर मैंने मान लिया क्यू बराबर क्या हो गया? सिग्मा ए हो गया। ठीक है यहां तक तो? यानी इस परत के ऊपर जो कुल आवेश हैं, उन कुल आवेशों का मैंने मान निकाल दिया कि आवेश कितने हैं? सिग्मा इंटू ए हैं। ठीक है बच्चों यहां तक? अब लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि अनुप्रयोग किसका है? गाउस का। और गाउस अपने अनुप्रयोग केवल और केवल कब करता है? जब पृष्ठ बंद हो। करता है कि नहीं करता? तो इस पे भी क्या करना होगा मुझे? एक बंद गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। अब कौन सा गाउसियन पृष्ठ लूं? आप कहोगे सर ये इस तरीके से है तो एक प्रकार से रेखा के रूप में ही रेखीय स्रोत हो गया। और रेखीय स्रोत के ऊपर कैसा? बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर लो। किसकी कल्पना कर लूं मैं? बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की। ये कर ली। और सर आपने पिछली बार बताया था हमको कि जो बेलन होता है उस बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं। बताया ना मैंने? कौन कौन से? एक दो तो हत्ते होते हैं साइड वाले, और एक बीच में से मोटा वाला हिस्सा। पहले पृष्ठ को S1 नाम दे दिया, एक बीच वाला हिस्सा ले लिया, इसको ले लिया मैंने पृष्ठ S2, और तीसरे को मैंने क्या मान लिया? पृष्ठ S3 मान लिया ना। अब देखें, इस बेलन की जो टोटल लंबाई है उस टोटल लंबाई को मैंने क्या माना? 2r मान लिया। क्या मान लिया? 2r। 3 पृष्ठ हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लग सकता है इसमें गाउस का नियम? हाँ सर लग सकता है। तो गाउस का नियम क्या हो जाएगा? गाउस के नियम से क्या होगा? फाई बराबर क्या हो जाएगा? समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और समेशन क्यू का मान क्या है? सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2 हो गया ना। फिर क्या होगा? इस पूरे क्षेत्रफल का एक साथ तो निकाल नहीं सकता, तो मैं क्या करता हूं? छोटे छोटे क्षेत्रफल लेता हूं। पूरा क्षेत्रफल ए है, तो इसका अल्पांश क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? डीए वेक्टर। तो अल्पांश क्षेत्रफल डीए वेक्टर से संबंधित विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? डी फाई। डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर ई डॉट डीए वेक्टर हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई बराबर पूरी सरफेस के लिए तो एस, कल बताया था मैंने, डी फाई, देन फाई इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट सरफेस वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। आप लोग कहोगे सर ये सरफेस तो 3 हिस्सों में टूटी हुई है। पहली सरफेस ये रही, दूसरी सरफेस यहां है बीच वाला हिस्सा, और तीसरी सरफेस तीसरा वाला कोना। तो क्या करूं? जो पहली सरफेस है उसका रिमेनिंग क्षेत्रफल, बचा कुचा क्षेत्रफल इधर ही तो होगा। तीसरा जो हत्ता बनता है बेलन का, ये बेलन
ये मान लो बेलन है, तीन हिस्से बन गए। इसको तो मैंने क्या माना है S1, इसको क्या माना है S2 और इसको क्या माना है S3, माना है ना। इस बेलन को मैंने कैसे लिया है, आड़ा लिया है ताकि ज्यादा परत आ जाए, चौड़ाई कम बढ़ानी पड़ेगी मुझे और पूरी परत समाहित हो जाएगी। इसलिए रेखीय वाले में तो बेलन के लिए कैसा लिया था मैंने, खड़ा। अब की बार कैसा लिया है, इसको आड़ा लिया है बेलन को। ठीक है बच्चों, अब देखें तीन पृष्ठ हो गए, तो जो पहला पृष्ठ है S1 उसका क्षेत्रफल इधर ही तो है, दूसरा पृष्ठ जो S3 है उसका रिमेनिंग क्षेत्रफल इधर है। इसको मान ले DA1, इसको मान लो DA3, इसका क्षेत्रफल ये पूरा पृष्ठ है गोलाकार, मैंने बताया था आपको, तो DA2। आड़ा पटको इसको यूं गिरा दो नीचे 90 के कोण पे, यूं से यूं किया तो DA किधर आ गया, इधर आ गया ना, DA1 वेक्टर। S3 के लिए ये हो गई डायरेक्शन, DA3 वेक्टर। और A2 के लिए आड़ा गिराऊंगा इसको तो A2 किधर आ गया, ऊपर, DA2। अब निकालो विद्युत क्षेत्र, प्लस Q आवेश है तो प्लस Q आवेश के कारण सरफेस S1 पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर। भाई हम तो सीधा सीधा जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या प्लस Q है ना तो बाहर भेज दो और माइनस Q है तो अंदर। यहां प्लस Q है S2 पृष्ठ पर तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, दूर जाना है, पृष्ठ की ओर नहीं जाना, दूर। S3 पर वो भी बाहर। आ गया ना कि नहीं आया? आ गया। तो इस पूरी सरफेस को क्या कर दें, इसको मिटा दूं। जो पूरी सरफेस है इस पूरी सरफेस को तीन हिस्सों में तोड़ दो, फाई बराबर क्या हो जाएगा, S1 सरफेस के लिए E1 वेक्टर डॉट DA1 वेक्टर, S2 सरफेस के लिए E2 वेक्टर डॉट DA2 वेक्टर, S3 के लिए E3 वेक्टर डॉट DA3 वेक्टर। और मैथमेटिक्स में पढ़ा है वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर क्या होता है, AB cos थीटा होता है ना। तो फाई बराबर क्या हो गया, E1 S1 के लिए E1 DA1 cos थीटा, S2 के लिए E2 DA2 cos थीटा, S3 के लिए E3 DA3 cos थीटा। अब हम लोग देखें तो प्रत्येक E के साथ अलग अलग कोण बना रहा है हर एक सरफेस के लिए। तो जैसे मैंने पहले किया था अब वापस रिपीट कर दो, तो 4 सरफेस S1, तीन अलग अलग सरफेस है, तोड़ दो, फिर 4 सरफेस S2 और तीसरा क्या हो गया, सरफेस S3। S1 पर देखूं तो E1 समांतर है DA1 के, E1 वेक्टर समांतर है किसके, DA1 वेक्टर के, और समांतर होता है तो थीटा बराबर कितना होता है, 0 डिग्री। तो cos थीटा बराबर cos 0 डिग्री बराबर कितना, 1 होता है ना। S2 पे देखो तो E2 और DA2 लंबवत हैं, E2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू DA2 वेक्टर, देन थीटा बराबर 90 डिग्री, देन cos थीटा बराबर cos 90 बराबर 0। और S3 पर देखो तो क्या हो जाएगा, E3 वेक्टर समांतर है किसके, DA3 वेक्टर के,
देन थीटा बराबर 0 समांतर के लिए, और कॉस थीटा बराबर कॉस 0 डिग्री बराबर कितना, 1। हो जाएगा ना? दिख रहा है सबको नीचे तक पूरा कंप्लीट हो गया? देख लो एक बार यहां तक। अब तो मान रखने हैं पुराने तरीके से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है ना? चलो तो मिटा दूं। डायग्राम हुई क्या हमारा? हटा दूं डायग्राम को? अब क्या करूंगा? इसमें मान रख दें, इसको क्या दे दूं मैं? समीकरण नंबर 3 नाम दे दूं। तो समीकरण 3 में मान रख लो। समीकरण 3 से क्या हो जाएगा? फाई बराबर हो जाएगा, सरफेस S1 है तो E1 dA1, और सरफेस S1 पे cos थीटा का मान कितना है? 1, प्लस सरफेस S2 के लिए E2 dA2, और cos थीटा का मान 0 है, प्लस सरफेस S3 के लिए E3 है, dA3 है, और cos थीटा बराबर 1 है ना? 1। तो फाई बराबर क्या हो गया? यहां पे तो क्या बन गया, बच गया E1 dA1 सरफेस S1 पे, प्लस S2 तो गया 0 में, और S3 पे क्या बच गया? E3 dA3 बच गया ना? अब हम लोग जानते हैं, चूंकि संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र एक समान है, और दोनों जो हत्ते हैं वही तो लिए मैंने, S1 और S3, उनके क्षेत्रफल भी कैसे हैं? बराबर हैं। और बराबर हैं तो इसको मैं क्या लिख दूं? 2 इंटीग्रेशन ऑफ E1 E3 को हटा के E, और dA1 और dA3 को हटा के dA, और एक और एक कितने हो गए? 2। या फिर ऐसे लिख लो, ये क्या हो जाएगा? E1 dA1, या फिर E dA किस पे? S1 पे भी, और ये हो जाएगा E dA सरफेस S3 के लिए भी। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटीग्रेशन ऑफ E dA हो जाएगा ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फिर वही लाइन, क्या है लाइन? संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कैसा है? एक समान है। तो एक समान चीज समाकलन में क्या होती है? कांस्टेंट। कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, तो फाई बराबर क्या हो गया? 2E हो गया ना? और फाई का मान समीकरण 2 में है मेरे पास, तो समीकरण 2 से फाई का मान रख दो। ये ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना हो तो समीकरण 2 से मान रखने पर, और समीकरण 2 से मान रखोगे तो फाई बराबर सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2EA हो गया ना? A से A कट गया, तो E बराबर क्या हो गया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका सदिश रूप क्या हो गया? वेक्टर E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट एन कैप हो गया ना? जहां एन कैप क्या है? एन कैप बता रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है।
जो कहाँ है? पृष्ठ या परत के लंबवत बाहर की ओर, जो कि परत के लंबवत बाहर की ओर है। ठीक है। अगर आपसे अब कोई ये पूछे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं इसका, ये जो टॉपिक है इसमें से एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट करके, तो ध्यान से सुनना उसको। और ये जो बच्चे वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं ना, उनकी बस यही चीजें मिस होंगी। जो बच्चे गलती से भी वीडियो छोड़ रहे हैं बीच में, वो ये परफेक्ट मान लेना कि 5 में से 5 नंबर नहीं ला पाओगे एग्जाम में, मेरी गारंटी है। और 5 के 5 चाहिए तो वीडियो पूरा ही देखें लास्ट तक, एक एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखें, ताकि ये दिमाग में नहीं दिल में बैठ जाए। अगर मैं इससे आपको ये पूछूं कि ई और आर के बीच में वक्र खींचो, तो कोई बच्चा बता सकता है मुझे? कोई बता सकता है क्या? बता सकते हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे लिख के। वीडियो स्टॉप करो और फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, पेपर पे बना के फोटो खींच के कमेंट बॉक्स में डालो। डाल दिया? अब मैं बता देता हूं। देखो, क्या यहां आर है? नहीं है। तो आर बढ़े या घटे, ई के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सर ये तो ऐसे ही वक्र हो गया कि ये तो मान लो वेग है एक तरीके से, और ये मान लो दूरी है। ये तो वेग है और ये दूरी है। मैं घर से निकला, गाड़ी खराब हो गई रास्ते में, ये समय माना मैंने अक्ष कुछ देर के लिए, और ये दूरी का है। मैं घर से निकला और निकल के इतनी दूरी पे चला समय के सापेक्ष, और फिर मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो समय रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा, समय तो आगे बढ़ेगा। लेकिन दूरी कहां से तय होगी? गाड़ी तो खराब है। तो वक्र कैसा आएगा? इस तरीके से आएगा ना। तो यहां पे भी आर बढ़े या घटे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पे आर है ही नहीं। तो आर का मान कुछ भी हो, ई का मान तो कांस्टेंट ही रहेगा कि नहीं रहेगा। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 200%। ध्यान रखना फिर, ठीक है? यहां तक कंप्लीट टॉपिक, कोई डाउट? नो डाउट। तो जिन्होंने बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करो, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उस टॉपिक से संबंधित उनको मैं लास्ट में ही कराऊंगा। इसलिए वीडियो पूरा देखें और ध्यान से समझें। ओके, टेक केयर, गुड बाय।